हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता मोहम्मद जुनेजो। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अता मोहम्मद जुनेजो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे दोस्त हैं वीडियो देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद है थरपारकर से तल्लुक़ रखने वाले राज, जो कि एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छा काम किया है और इससे छोटी सी उम्र में अपना नाम कमाया है और मुख्तलिफ जो हैं वो अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। तो आजकल का जो ज़माना है वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नौजवान हैं वो तकरीबन डिप्रेशन में रहते हैं और जितनी ज़रूरियात बढ़ी हैं उससे ज़्यादा जो है वो लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। तो हम राज साहब से पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर इसका क्या हल है और इसकी वजूहत क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम। तो भाई ये जो क्या वजह है जो आजकल के जो नौजवान हैं जितनी ज़रूरियात भी बढ़ी हैं और उसके साथ साथ जो हैं तकरीबन परेशानियाँ, डिप्रेशन वगैरह और ऐसी जो माहौल जो है वो ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन, और नौजवान को किस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया अता साहब कि आपने जिस टॉपिक का आगाज़ किया है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो ये बर्निंग इशू जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आई हाईली अप्रिशिएट कि आपने इस मौजू को चुना है। देखिए जी, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें इसको समझना होगा कि एंजाइटी क्या है, जो वक्ती तौर पर जो टेम्परेरी गम हो और फिर चंद लम्हात के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाए, जो वहमों की बीमारी हो, जिसमें वहम हो, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन यानी बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, या पास्ट में जब आप अपने पास्ट में रहते हैं तो हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान में 67+ आबादी नौजवानों की है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हमारे नौजवानों में पाई जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ी खुदकशियाँ पंजाब में होती है, दूसरे नंबर पर सिंध में होती है और सिंध के ज़िला थरपारकर जिससे हमारा ताल्लुक है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ छोटी उम्र में नौजवान करते हैं। सबसे पहले इनकी अगर हम वजूहात को देखने की कोशिश करें कि हमारे नौजवान खुदकशियाँ क्यों करते हैं, क्योंकि उसको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास काउंसलिंग नहीं है, उनके पास फैमिली का इन्वायरमेंट नहीं है, फैमिली का फ्रेंकली इन्वायरमेंट नहीं है। पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मुझे बताएं कि वो कितने परसेंटेज वो चाइल्ड हैं जो अपने पेरेंट्स से बैठकर अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल, रोज़मर्रा की खुशियाँ और अपने आने वाले कल की शेयरिंग करते हैं। कितने परसेंटेज वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के दोस्त हैं। तो ये एक सबसे बड़ा गैप है जो कि नौजवान न किसी से शेयरिंग करते हैं, ना ही अपनी प्रॉब्लम किसी दोस्तों तक पहुंचाते हैं और बगैर किसी यानी कि वो पॉजिटिव स्टेप लिए बगैर एक नेगेटिव स्टेप ले लेते हैं, जिसको हम खुदकशी कहते हैं। खुदकशी की सबसे बड़ी वजूहात जो जानी गई है आजकल की जो टीनेजर में, वो सबसे बड़ी वजह है इश्क में नाकामी, और दूसरी जो वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है पेपर्स में मार्क्स का कम आना और अपने पसंदीदा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन का ना होना। तो ये 3 वजूहात हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब पाया जाता है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को फ्रैंकली इन्वायरमेंट दें। हमारे टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को ऐसी अपने सिलेबस के अलावा कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ाई जाएँ, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि नौजवान इन बातों का सोचे भी ना। क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी 67% की आबादी जब फ्री बैठी हुई है, जिनको करने के पास कोई काम नहीं है, तो एक अजीब से, एक बेकार से कंपटीशन में, एक बेकार सी जेलेसी में पड़ जाती है, जो जेलेसी उनके जान के लिए ख़तरा, उनके लिए एंजाइटी, उनके लिए डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियों का जो है वो सबब भी बनती है, जिसमें आपका ड्रग्स एब्यूज़ भी आ जाता है, जिसमें आपका रेप केसेस भी आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे नौजवानों को दिन ब दिन ख़त्म करती जा रही हैं। राज भाई, एक तो अगर हम देखें कि नौजवान जो तकरीबन जो डिग्री याफ्ता नौजवान वापस आके ऐसे ही बैठे रहते हैं, या तो एक तो डिप्रेशन आपने बताया, चलो ठीक है। अच्छा, उसके लिए या उसके ख़त्मे के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई जो आप भी समाजी एक वर्कर रहे हैं, तो क्या किरदार अदा कर रही है गवर्नमेंट का इसमें, क्या किरदार है, वो जो समाजी इदारे हैं वो कुछ कर पा रहे हैं इसमें या नहीं? बिल्कुल, बहुत ही वजह फरमाया कि जो नौजवान पास आउट करके आते हैं, मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि एक दफ़ा बच्चों से हम जब भी जनरली सवाल करें, बच्चों से पूछें कि आप तालीम हासिल करके क्या करेंगे,
तो वो कहते हैं कि हम नौकरी हासिल करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जिस मुल्क का नौजवान, जिस मुल्क का बच्चा नौकरी हासिल करने के लिए पढ़े, तो उस कौम को हम सिर्फ नौकर दे सकते हैं, लीडर नहीं दे सकते। हालांकि तालीम का मकसद शऊर देना है, तालीम का मकसद आदमी को इंसान बनाता है, लेकिन हमने अपनी बचपन से अजीब सी साइकी बना के रखी है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो बड़े होकर नोट छापेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक हद तक ज़रूरत भी है। मैं कहता हूँ कि हम नौकरी लेने वाले क्यों बन जाते हैं, हम नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन जाते। हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी फ़ेल हो चुकी है इन तमाम चीज़ों में, हम समझते हैं कि समाजी इदारे भी कुछ हद तक काम कर पाते हैं, जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उतना कर पाते हैं, जितना उनसे होता है वो तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट गवर्नमेंट पे क्यों हैं, हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो है वो समाजी इदारों पे क्यों है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब के थ्रू, आप जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, आप जो है मार्केटिंग के थ्रू, आप बहुत सारे ऐसे डिजिटल कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को खुश भी रख सकते हैं। तो हम टोटली डिपेंडेंट बैठे होते हैं कि कोई एक फरिश्ता आएगा जो हमें उठाएगा और जो हमें नौकरियां बांटेगा, फिर हम अपनी मंजिल का आगाज़ करेंगे। ये सरासर गलत है कि हमारे नौजवानों को चाहिए, किसी शायर ने बड़ा खूब फरमाया, मैं हमेशा हर जगह पे कहता हूँ कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हम कहते हैं पहले खुदा उठाएगा और फिर हम उठेंगे। भाई जब खुदा उठाता है तो वो उठा ही लेता है कि उस उठने से पहले हम खुद उठें और फिर खुदा देखो किस तरह से आपकी राहें बनाता है। राज भाई, एक तो ज़बरदस्त बात कही आपने, और आप फॉरेन कंट्रीज़ के नौजवान को किस तरह देखते हैं और हमारे मुल्क के नौजवान को क्या फ़र्क है दोनों? आप ये तो बहुत ज़मीन और आसमान का अगर फ़र्क कहा जाए तो यकीनन ये कम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अभी जो हमारे नौजवान हैं इस सोशल मीडिया को देखा सीखी के दौर में यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया के बाकी ममालिक में अप्लाई करें, उनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाएं, उनके जैसा काम करें जैसा वो करना चाह रहे हैं। वो छोटी सी उम्र में साइंसदान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी सी उम्र में राइटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी सी उम्र में दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम छोटी सी उम्र में टिकटॉक पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक सबसे बड़ा गैप है जो हम सबको समझना चाहिए। अतः मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि नौजवान कब और कहाँ भटकता है, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। आप किसी भी नौजवान से पूछें कि 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, वो कहता है जो किस्मत, जो रब की रज़ा। यकीनन जो रब की रज़ा होती है वही होता है, लेकिन उनसे पहले अगर आप अपनी राहें नहीं बनाते, अगर आप अपनी एक प्लानिंग नहीं बनाते, तो आप टोटली फेल है। कि अब हमें समझना होगा, अगर हम कंपटीशन में नहीं आए, अगर हमने सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लिए, अगर हमने कमिटमेंट पे पूरा ना उतरे, अगर हमने अपने स्किल को पॉलिश न किया, अगर हमने अपने स्किल को एनहांस न किया, तो यकीनन हम दुनिया के नौजवानों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और फिर अपनी किस्मत पे रोते रहेंगे, और फिर अपनी गवर्नमेंट को हम ताने देते रहेंगे, और फिर अपने पेरेंट्स को भी हम भला बुरा कहते रहेंगे, और ये खुदकशी का रुझान बढ़ता रहेगा। तो उनसे चाहिए नौजवानों को कि वो खड़े हो जाएं, उठें, कम से कम बाकी के नौजवानों को, दुनिया के नौजवानों को वो देखें कि किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें, अगर दुनिया के बाकी ममालिक के नौजवान फेल हो जाते हैं प्लान ए में, तो उनके पास प्लान बी होता है। अगर वो प्लान बी में फेल हो जाए, प्लान सी होता है। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल प्लान होते हैं, जिसमें वो कभी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी डिफरेंट प्लानिंग बनानी चाहिए और अपनी राहों को खुद ही ढूंढना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपने पहले बात की खुश कैसे रहा जाए। एक किताब में लिखा हुआ होता है, खुशी को तलाश नहीं, तख्लीक कर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से होता नशा शराब में तो बोतल नाचती, ठीक उसी तरीके से नशा किस में होता है, मस्ती किस में होती है, इंसान में होती है। ठीक उसी तरीके से खुशियाँ और गम इंसान के अंदर में छुपी हुई होती हैं। अब वो इंसान तय करता है कि उसको किसकी सिलेक्शन करनी है, उसको किसको तख्लीक करना है। आया वो खुश रहना पसंद करता है, आया वो दुखी रहना पसंद करता है। क्योंकि अब देखें ना, हमने अपनी चॉइसेस भी तो बड़ी दुखी बना के रखी है। आप अगर स्टेटस पे आ जाए, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे आता हूँ, तो मुझे लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और कौमी मसला मोहब्बत है। क्योंकि जिस तरह से गमगीन स्टेटस होते हैं, जिस तरह से नौजवान पूरी तरीके से प्यार, मोहब्बत और इश्क के चक्रों में जकड़े हुए, तो उनको कोई टाइम ही नहीं मिलता कि वो बैठ के अपनी प्लानिंग बनाए। तो एक बहुत बड़ी आबादी जिस उम्र में 16 से लेकर 25 से 30 साल तक की उम्र में जिस नौजवान को अपना करियर बनाने का टाइम होता है, अपना फ्यूचर बनाने का टाइम होता है, अफसोस के साथ वही टाइम हम प्यार, मोहब्बत, इश्क, जानू, शोना मोना के चक्रों में, फजूल में ज़ाया कर देते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन मोहब्बत अगर एक से की जाए और पाकिज़गी से की जाए तो यकीनन वो एक इबादत भी कहलाती है। राज भाई, अगर हम देखें तो फेसबुक के बाद अब टिकटॉक का बुखार भी नौजवानों में है, तो किस तरह से ये जो बुखार है वो कम हो सकता है और इसके असर आप कैसे देखते हैं टिकटॉक के नौजवानों में? बेसिकली यकीनन मैं खुद एक टिकटॉकर यूज़र हूँ, तो मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि टिकटॉक और सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं उन्होंने एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये पॉजिटिविटी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए निकले हैं। दैट्स रियली ग्रेट। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी ने अपना छुपा हुआ टैलेंट टिकटॉक के थ्रू शो किया है। जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उसने टिकटॉक के थ्रू अपना टैलेंट पूरी दुनिया में दिखाया है। ठीक इसी तरीके से न्यूटन कहते हैं ना कि जिस तरह से एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर होता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी ज़रूर होती है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पे टिकटॉक ने काफ़ी नौजवानों का हिडन टैलेंट पूरी दुनिया के सामने ला के रखा है, उसी तरीके से टिकटॉक ने फाशी फैलाई है, उसी तरीके से टिकटॉक ने जलालतें फैलाई है। आप टिकटॉक को थोड़ा इस्तेमाल करके देखें, हमारी स्पेशल पाकिस्तान के नौजवान को, वहाँ पे कोई न कोई किसी न किसी को तंज, किसी न किसी को गाली गलोच ज़रूर कर रहा होता है। वहाँ पे हम अपने अखलाक की कदरों की, वहाँ पे हम अपने तहजीब की, वहाँ पे हम अपने पढ़ी लिखी कौम का मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू लगाते हैं कि हमारी कौम और हमारी कौम के नौजवान किस राहों पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता, तभी तो खुदकुशियाँ बढ़ती रहती हैं। अच्छा राज भाई, आज बहुत अच्छी आपसे बातें हुई। अच्छा देखें तो अब हम ज़ाहिर है जैसे ही ज़रूरत बढ़ी है, महंगाई का ज़माना है, तो इंसान की जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत वो भी बढ़ती जा रही है। तो एक तो ये नहीं होती है सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन की, तो इसके हल के लिए जो है नौजवानों को क्या जो किरदार अदा करना चाहिए और किस तरह से कोशिश करनी चाहिए? अदा भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। ज़रूरत और ख्वाहिशों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम अपने रिसोर्सेज के अंदर में रहकर, हम अपनी लिमिटेशंस के अंदर में रहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम डिप्रेशन की तरफ तब जाते हैं जहाँ पे हम ख़ुद को औरों से कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं वो उसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसी चीज़ें लूँ। मैं ख़ुद की रिसोर्सेज को नहीं देखता, मैं अपनी सोर्स इनकम ऑफ सोर्स को नहीं देखता, फिर मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ कि डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ये तब होता है जब हम खुद को औरों से कंपेयर करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अच्छे हैं बुरे हैं, हम खुद के लिए हैं। अच्छे हैं बुरे हैं, हम खुद के लिए हैं। अरे जाओ जाओ, हम खुद को नहीं देखते औरों की नज़रों से। तो आप जो भी हैं अच्छे हैं, आप जो भी हैं प्यारे हैं, कभी भी खुद को औरों से कंपेयर ना कीजिएगा। जब भी आपने खुद को औरों से कंपेयर किया, इट मीन कि आपने उसी दिन उसी वक्त अपनी ज़ात से नफ़रत करना शुरू कर दी। और जब आप अपनी ज़ात से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, इट मीन कि आप खुदा की बनाई हुई नेमत से नाराज़ होते हैं। क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं कि यार मुझे तो सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो उस दुनिया में ऐसे ही बना हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम है, मैं मर क्यों नहीं जाता, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। उस बात को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि मेरा खुदा कभी भी कोई चीज़ फजूल नहीं बनाता, उसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। जिस इंसान ने सब्र किया, जिस इंसान ने सब्र के साथ मेहनत की, वक्त से पहले इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। तो हमें एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा भी वक्त है, वो कहते हैं कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, हमें खुद को हिम्मत देनी चाहिए, हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। जो ज़िंदगी में आपको रिजेक्ट करता है तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, उन पे मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें इसका गम नहीं कि हमें मंजिल न मिली, हमें इसका गम नहीं कि हमें मंजिल न मिली, अरे पछताएगी वो मंजिल जिसको हम न मिले। तो आप खुद की वैल्यू को इतना बढ़ाएं कि लोग आपको पाने को तरस जाए, जिनको आप ना मिले वो आपको पाने को तरस जाए। वो कहते हैं कि ज़िंदगी से थोड़ी सी वफ़ा कीजिए, ज़िंदगी से थोड़ी सी वफ़ा कीजिए, जो नहीं मिलता उसे दफ़ा कीजिए। इट मीन कि आपने खुद से मोहब्बत करनी है, आपने कभी भी खुद को औरों से कंपेयर नहीं करना। अच्छा राज भाई, तो आपका ज़ाहिर
मुझे एक बात में हंसी आ रही है कि जब आपने कहा कि हमारी जो कौम है, हमारे जो नौजवान, सबसे बड़ा इनका जो मसला है वो इश्क का है। ज़ाहिर है जब इससे निकलेंगे तो सारे मसाले हल होंगे। और ख़ास करके अब जो नौजवान हैं उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो अपना, उसके साथ साथ जो अपने मुल्क का और कौम का नाम रोशन करें दुनिया में? यकीनन हर इंसान अपने अपने हिस्से का अगर किरदार निभाता है तो मैं समझता हूँ कि हम तरक्की की राहों तक वो जल्द पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर अता एक अच्छा यूट्यूबर है, अता एक अच्छा रिपोर्टर है, तो क्यों ना वो अपने हिस्से का बैठ के काम करे, अपने मुल्क के नौजवानों को अप्रिशिएट करे, अपने मुल्क के नौजवानों को इनकरेज करे जो कि आप कर रहे हैं। तो हमें अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। वो कहते हैं कि शिकवा है शब से कहीं बेहतर था, शिकवा है शब से कहीं बेहतर था कि हम अपने अपने हिस्से की शमा जलाते चलें, कि हमें अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, या मेरे इतने छोटे से काम करने पे मुल्क में कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। एक छोटी सी बात बता दूं कि एक बहुत बड़ा समंदर पे तूफ़ान आ रहा था। उस समंदर के तूफ़ान में एक जो मछलियाँ थी वो बिल्कुल जो है वो ज़मीन पे आ रही थी, वो खुश्की पे आ रही थी। तो एक छोटा सा बच्चा था, बच्चा क्या करता था, उनके हाथ में जितनी भी एक दो मछलियाँ आती वो मछली को पकड़कर ज़ोर से उस पानी में फेंकता जाता था। उनकी माँ पूछती, बेटा पागल तो नहीं हो गई, हज़ारों की तादाद में मछलियाँ हैं, तुम किस किस को बचाओगे? तो बच्चा कहता है कि अम्मी यकीनन मैं सबको नहीं बचा सकता, मगर जिस चीज़ को बचा सकता हूँ मैं उसको तो बचा लूँ ना। इट मीन कि हमें अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। हमारे काम से जो भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है वो यकीनन 1 से लेकर 2 लोगों से लेकर 3 लोगों के लिए यकीनन वो जो है वो काबिल तारीफ़ होगा। अच्छा राज भाई, आजकल के शायरों को अगर हम देखें तो वो इश्क में और शायरी में जो है ना बहुत गहरा सा दिल। तो आपको भी इससे कभी इश्क के चक्कर में पड़े? अच्छी शायरी है आपको। ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। मैं तो कहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत, इश्क, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। प्यार मुझे अपने दोस्तों से है, प्यार मुझे अपने काम से है, प्यार मुझे अपनी तमाम चीज़ों से है। मोह यानी कि 2 बुत यानी कि जिस्म, जो 2 जिस्मों के दरमियान पाकीज़गी से होती है उसको मोहब्बत कहते हैं। इश्क सिर्फ खुदा से होता है, हम जिस पे अटूट भरोसा कर सकते हैं, जिसको बगैर देखे इतना भरोसा कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम इश्क कहते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो हाँ बिल्कुल, मोहब्बत हमने भी कभी की थी, और मोहब्बत वो कहते हैं कभी मरती नहीं है, मोहब्बत हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मिली जाए वो मोहब्बत ही क्या, मोहब्बत तो ला हासलात का नाम है, जो आपको नहीं मिलती वही मोहब्बत है। वो कहते हैं कि चांद की चाहना हो और चांद मिल जाए तो फिर वो चाहना कैसी, जिस चीज़ की तड़प हो, जिस चीज़ की आपको प्यास हो, अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो वो तड़प उतर जाती है, तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत हमेशा ला हासलात का नाम है, और यकीनन हमने भी कभी मोहब्बत की थी, वो हमेशा दिलों में और अच्छी यादों में हमेशा याद रहती है और ज़िंदा रहती है। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपने जो नौजवानों के लिए बताया। अच्छा, इससे डिप्रेशन से निकलने के लिए, ज़हनी गुलामी से निकलने के लिए आखिर हमारे नौजवान जो देख रहे हैं उनको पैगाम दें कि क्या करना चाहिए? मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि जिस इंसान ने खुद के पावर को समझा, जिस इंसान ने खुद की वैल्यू को समझा, जिस इंसान ने खुद के किरदार को समझा, जिस इंसान ने खुद की वैल्यू को समझा, वो कभी भी दर दर नहीं भटकता, वो कभी भी ज़हनी गुलामी नहीं करता। हमें अपने अंदर में छुपे हुए पावर को समझना होगा, बिकॉज मैन इज़ पावर। जब तक हम अपने अंदर में छुपे हुए स्किल्स को नहीं पहचानते, उनसे प्यार नहीं करते, खुद से मोहब्बत नहीं करते, तो हम दुनिया को बदल नहीं सकते, और ना ही हम अपने मुल्क के इसमें कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को पसंद करना होगा, हमें खुद से मोहब्बत करनी होगी, हमें खुद की स्किल को इन्हांस करना होगा, और वही स्किल्स अपनी कौम के लिए, अपने देश के नौजवानों के लिए वक़ूफ़ करने होंगे, क्योंकि धरती का एक कर्ज़ आप पे है। जब रोज़े मैशर में आपका हिसाब होगा तो पूछा जाएगा कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या किया, तो वहाँ पे कोई एक जवाब देने के लिए कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैंने बगैर किसी मतलब और मफाद के अपने मुल्क के लिए ये किया, अपनी मुल्क के लिए, आवाम के लिए किया, क्योंकि ये आपकी असल इबादत है, यही आपकी असल बंदगी है। अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ काम करते हैं, अपनी धरती का कर्ज़ ख़ुद पे महसूस करते हैं, तो यकीनन ये सबसे बड़ी इबादत में भी शामिल होता है।
व्यूअर्स और हमारे नाज़रीन, राज साहब ने जो बातें की नौजवानों के लिए और जो हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसके लिए जो बातें की, आपको उन पर अमल करना है, डिप्रेशन से निकलना है, ज़हनी गुलामी से निकलना है और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आज के लिए इतना ही, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के पास।